हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आंसर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो आप सभी इस चैनल पे बने रहें। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो परमाणु की संरचना को लेकर बात करेंगे, जो क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, एनसीईआरटी साइंस फॉर क्लास 9। तो हम लोग आज परमाणु संरचना को अच्छे से समझते हुए प्रत्येक क्वेश्चंस को जो इस चैप्टर में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का यहाँ पे हम लोग उत्तर देखेंगे और साथ में उसको जो भी न्यूमेरिकल उसमें दिए गए प्रश्न हैं उनको भी अच्छे से और समझते हुए हल करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना और जो भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक और खास बात है कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार से देखो। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो हमने यहाँ पे आपको इस तरीके से तुलना कर दिया है। बहुत अच्छे ही तरीके से हमने यहाँ पे सजाने की भी कोशिश करा है, तो आप सभी ध्यान देंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन आपका धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पे प्लस और माइनस दोनों होने के कारण इसको हम लोग अनावेशित यानी बिना आवेशहीन या बिना आवेश वाला इसको कण बोलते हैं या आवेशहीन कण इसे बोला जाता है। अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.60 गुने 10 के पावर -19 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन की बात कर लें तो ये 1.672 गुने 10 के पावर 27 किलोग्राम होता है। द्रव्यमान में बात करें तो जो न्यूट्रॉन होता है वह प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें इसका जो परमाणु होता है वो विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित होता है, यानी प्रत्येक कक्षा जो इस तरीके से बनता है ना तो इसमें ये उपस्थित होता है। और प्रोटॉन की बात करें तो ये केवल और केवल आपको नाभिक में मिलेगा और न्यूट्रॉन ये भी आपको नाभिक में P+N, आपको पता होगा Pn आपको नाभिक में मिलता है। P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन, ये आपको नाभिक में मिल जाएंगे। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के जो उन्होंने व्याख्या दी तो सबसे पहले उन्होंने ये समझाया कि ये जो व्याख्या है वो उदासीन है। कैसे है? उदासीन है। परंतु दूसरे जो वैज्ञानिक आए उनके द्वारा यानी थॉमसन के द्वारा जो दिए गए मॉडल थे उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया और इस मॉडल का प्रयोग से उन्होंने नहीं समझाया। तो देखिए यहां से कहता है कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हुई, यानी परमाणु उदासीन भी हो सकता है, ये जे थॉमसन के मॉडल से प्राप्त हुआ। परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। और क्या नहीं समझाया गया तो आइए देख लेते हैं। तो समझाया ये नहीं गया कि जो रदरफोर्ड का अल्फा कण किरणन था वो इसमें ज्यादातर जो अल्फा कण है वो सीधे सीधे निकल जा रहे थे। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण क्या हो जा रहा था? वापस हो जा रहा था। तो ये जो थॉमसन की परमाणु मॉडल की गलतियां थी तो यहाँ पे इसको आगे की ओर नहीं लिया गया। फिर और इसमें रदरफोर्ड की भी आते हैं। तो आइए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल इस प्रकार है। उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में या वृत्तीय पथ में चक्कर लगाते हैं। ये बताने वाले कौन थे? रदरफोर्ड महोदय थे। उन्होंने ये भी बताया कि जो परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और जिसके कारण जो विद्युत जो यानी कह सकते हैं उस पर जो चार्ज होता है वो उदासीन होता है। किसका? तो नाभिक का। फिर इन्होंने एक और चीज बताया कि नाभिक का जो आयतन होता है परमाणु के आयतन के तुलना में काफी कम होता है। तो ये सभी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल थे। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी बताया
कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान खाली होते हैं, रिक्त होते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, यानी जो पूरा भार होता है वो आपको कहां मिलेगा, नाभिक में। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उससे परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब परमाणु स्थिर नहीं हो सकता है रदरफोर्ड के मॉडल अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोर की परमाणु मॉडल की व्याख्या से रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं कि बोर ने परमाणु मॉडल की क्या व्याख्या दिए हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ये बोर साहब ने बताया। फिर इसके बाद इन्होंने यह भी कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास कहने का मतलब बर्बाद नहीं होता है। ये कहने वाले बोर साहब थे। इन्होंने यह भी बताया कि कक्षा को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है। ये सारे चीज बोर साहब ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना एक कक्षा से दूसरे कक्षा पे कूद सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने इस तरीके से सेल को भी बताया। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सेल को समझ लेते हैं। तो इस वाले चीज को कहा जाता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यानी सीधे आप समझ सकते हो तो इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। ठीक है ना, केंद्रक। हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपको हरा रंग से जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग के सेल बोलते हैं और इसको के सेल बोलते हैं, यानी पहला सेल। के सेल यानी पहला सेल, परमाणु मॉडल का पहला सेल है। फिर उसी तरीके से एल सेल जो दूसरा है, एम सेल जो तीसरा है और एन सेल जो आपका चौथा है। यानी हिंदी में बात करें तो एन कक्षा, ठीक है ना, एन कक्षा, ये आपका हो गया एम कक्षा, ये आपका हो गया एल कक्षा और ये आपका हो गया के कक्षा। या कहीं कहीं कक्षा को कोष भी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखेंगे, कोष भी लिखा हुआ मिलेगा जो सेल से ही रिलेटेड है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना करें। यानी जितने भी परमाणु मॉडल दिए गए, खासकर बात करें तो 3 लोगों ने परमाणु मॉडल दिया। एक आपका जे टॉमसन साहब दिए, एक आपका रदरफोर्ड दिए और एक जो आपका दिए वो आपका बोर मॉडल यानी बोर साहब ने दिए हैं। तो इन तीनों को आपस में तुलना करने हैं। तो चलिए हम भी यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। तो देखिए तुलना में सबसे फर्स्ट में हमने लिखा है टॉमसन साहब की मॉडल, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने रदरफोर्ड की लिया है और उसके बाद हमने बोर के मॉडल लिए हैं। फर्स्ट में परमाणु जो होता है वो धन आवेशित कणों का बना होता है, ये बताने वाले टॉमसन महोदय थे। लेकिन यहाँ पे रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जो परमाणु का केंद्र होता है वो धन आवेशित होता है। और बोर साहब कहे कि जो रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं वही सही है। यानी इन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्र जो होगा वह धन आवेशित ही होगा, ये बताने वाले बोर साहब थे। अगले पॉइंट पे चलें तो टॉमसन साहब कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज के भांति धसे होते हैं, ये कह रहे हैं टॉमसन साहब। लेकिन अगर वही फोर्ड साहब की बात करें तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते, यानी कह सकते हो तो इस तरीके से, ठीक है ना, ये चक्कर लगाते हैं। और इसके बाद बोर साहब कहें कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं। तो ये इन्होंने बोर मॉडल साहब, रदरफोर्ड और टॉमसन की तुलना को हमने देखा। इनके और भी कुछ हैं, देख लेते हैं। टॉमसन साहब ये भी आपको बताए इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन का जो विकिरण एवं चक्रण की बात इन्होंने नहीं बताया। यानी इलेक्ट्रॉन का विकिरण और चक्रण के विषय में इन्होंने बात ही नहीं करा। लेकिन फोर्ड साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के विषय में इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और इन्होंने यानी जब इलेक्ट्रॉन विविक्त
विभक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन विभक्त कक्षा में जो बटे हुए कक्षा होते हैं उसमें यदि चक्कर लगाए तो उसमें उसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। अगर हम लोग इनके बात कर लें तो थॉमसन साहब फिर कहते हैं कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है ना। लेकिन फोर्ड साहब कहते हैं कि परमाणु का जो आकार है, नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। और बोर साहब कहते हैं कि नाभिक के विषय में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि नाभिक क्या होता है, तो ये बोर मॉडल साहब कुछ नहीं बताए, लेकिन बताने वाले आपको रदरफोर्ड साहब हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखें। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम निम्नलिखित हैं, जिनमें फर्स्ट नियम में बात करा है कि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो आपको 2n² होगा। ठीक है ना, 2n² होगा, जहां n आपको कक्षा की संख्या बताएगा। n क्या बताएगा? कक्षा की संख्या, यानी कौन सी संख्या में है ये आपको n बताएगा। फिर उसके बाद पहले कक्षा की बात कर लें या k कोष की बात कर लें तो k कोष में आपको जो मिलेंगे उसको आप इस तरीके से n की जगह k कहने का मतलब ये पहला सेल है। ठीक है ना, और पहला सेल कहने का मतलब n का मान 1 होगा। 2 गुना 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। ध्यान रखेंगे, पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होंगे। अगर उसी तरीके से बात कर ले दूसरे कक्षा में तो इसमें एल कोष में 8 हो जाएंगे, तीसरे कक्षा में 18 हो जाएंगी, चौथे का बात जैसे यहाँ पे लेकिन नहीं करा था, लेकिन फिर भी हमने समझा दिया है कि चौथे n कक्षा में कितने हो जाएंगे? 32। देख रहे हैं ना आप सभी, 2n² को आपको लेने ही। पश्चिमी में बात करेगा तो 2 गुना 5 का स्क्वायर, यानी 25 25 दूना 50। तो इस तरीके से आगे कक्षा भरते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। और थोड़ा सा एक और बात आपको ध्यान में रखने हैं कि जो सबसे बाहरी कोष में यानी 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 8 होती है। ध्यान रखेंगे, अधिकतम बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। जैसे ही वो 8 होगा वो अपना अष्टक पूरा करके फिर से अगले सेल में एंट्री ले लेगा, प्रवेश ले लेगा। चलते हैं। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको समझ में ये चीज आने चाहिए। कहता है ना कि जब परमाणु में दिए गए कोष हैं उसके इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे अगर 2 5 है तो ये नेक्स्ट सेल में नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? जब तक इस सेल में 2 8 नहीं हो जाता, यानी अधिकतम आपको 8 नहीं हो जाता तब तक ये दूसरे कक्षा में एंट्री नहीं लेंगे, दूसरे कक्षा में ये नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो पहले जान लेते हैं कि संयोजकता होता क्या है। हमने उत्तर में लिखा है कि परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता होती है। ध्यान रखेंगे, जितने आप इलेक्ट्रॉन को लेंगे या देंगे, साझा करेंगे या त्याग करेंगे, तो इस कंडीशन में जो होगा उसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता। चलिए, सिलिकॉन की बात करने को कहा है, तो चलिए हम लोग सिलिकॉन यानी SI का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 284 होता है। अतः इस सिलिकॉन में जो संयोजकता की संख्या होगी वो 4 होगी। क्यों? क्योंकि इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन साझा करने पड़ेंगे। अब सोच रहे होगा कि सर 4 इलेक्ट्रॉन ये साझा करेगा कि त्याग देगा?
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये साझा करेगा, यानी दूसरा कोई से ये मांग लेगा। दूसरा कोई कहने का मतलब ये नेक्स्ट तत्व से बात करेगा कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन की हमको जरूरत है, प्लीज हमको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। आपको थोड़ा सा बता दें, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगता है, और यदि इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो माइनस का सिंबल लगता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, माइनस का सिंबल लगता है, तो ध्यान रखना। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करा है, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,6 होता है। अतः ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितना होगी, 2। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होगी, 2। क्यों 2 होगी, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से साझा करने होंगे या किसी से लेने होंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसकी संयोजकता 2 होगी। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संयोजकता क्या होता है। जो तत्व दूसरे से अपने में साझा या त्याग करता है उसी चीज को हम लोग संयोजकता कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि उदाहरण के साथ आपको व्याख्या करने हैं। कौन कौन से, तो एक आपको परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु संख्या की, देखिए यहाँ से परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं इसको, समस्थानिक, संभारिक, और साथ में आपको समस्थानिक के 2 उपयोग लिखे हैं। समस्थानिक के बारे में और भी हमने बता रखा है, आप लोग चैनल के आई बटन पे और साथ में आप लोग चैनल पे जाके जरूर उसको ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। समस्थानिक वहां पे बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है, तो परमाणु संख्या वो होता है जो एक ही परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या होता है, उसको हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। इसे हम लोग जेड से सूचित करते हैं, इसे हम लोग जेड से सूचित करते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। और इसको जो हम लोग सूचित करते हैं ना, वो एक के द्वारा सूचित करते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा A बराबर P प्लस N, ठीक है ना, A बराबर P प्लस N, यानी A बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब हम लोग बात करेंगे समस्थानिक। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उससे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। संभारिक की बात करें तो संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको हम लोग संभारिक कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में आपको समस्थानिकों का उपयोग लिखना है। तो समस्थानिक का फर्स्ट उपयोग हमने लिखा है कि इसका जो उपयोग यूरेनियम की अगर मान ले एक बात, तो यूरेनियम का जो एक समस्थानिक का हम लोग उपयोग करते हैं वो हम लोग परमाणु भट्ठी यानी एटॉमिक रिएक्टर के रूप में, एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप मतलब जलाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में, परमाणु भट्टी में। किसका, तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का। अगर उसी तरीके से कोबाल्ट की बात कर लें तो कोबाल्ट के जो समस्थानिक है इसका उपयोग हम लोग किस चीज में करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर के उपचार में। ठीक है ना, ध्यान रखने, कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। वैसे तो आपको और भी समस्थानिक मिल जाएंगे जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अगर हम लोग बात करें कोबाल्ट के, तो कोबाल्ट के और भी आपको समस्थानिक मिलेंगे जिसका उपयोग आप लोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे और हम लोग करते भी हैं। जैसे अगर बात कर लें आयोडीन की, तो आयोडीन के भी एक समस्थानिक है जिसका उपयोग हम लोग घेघा जो रोग होता है ना उसको उपचार करने के लिए करते हैं। अगर उसी तरीके से बात कर लें तो कार्बन का जो C14, कार्बन का जो C14 कहें तो C14, ठीक है ना, C14 का उपयोग हम लोग जीवाश्म के उम्र जानने के लिए करते हैं। तो इन सारे चीजों को आप ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा और आप अपने नोटबुक पे लिखिएगा, इसका PDF तो आपको मिल ही जाएगा, ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है Na+ के पूरी तरह से भरे हुए
के एवं एल कोष होते हैं। क्या आपको पता है कि ये कैसे होते हैं? तो आइए हम लोग व्याख्या इसका कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो सोडियम परमाणु की परमाणु संख्या है वो 11 होता है। साथ में 11 जब हो रहा है तो इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 281। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 281। अब यहाँ पे जब Na+ की बात करेंगे, कहने का मतलब Na+, तो जैसे ही Na+ की बात करा गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अभी हमने बात करा था कि प्लस के मतलब ये किसी से क्या करेगा? किसी को देगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये क्या कर दिया? किसी को खो दिया, अपना सीधे कह सकते हो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो अब कितने इसके पास बच गए? 2 बच गए। यानी खो गया कहने का मतलब कि किसी से साझा कर लिया, किसी को ये दे दिया। तो अब जो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो वो कितना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये जो भरेगा, सेल की बात करें तो के कक्षा में ये तो 2 पूरा कर लेगा, उसके बाद एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। यानी ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है और एक जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये त्याग देता है या किसी को साझा कर देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो इन सारे चीजों से आप देख सकते हैं कि जो Na+ है वो पूरी तरह से के और एल कोष में भरे होते हैं। एल और के कोष में ये पूर्ण रूप से भर जाते हैं। चलते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे कह सकते हो तो हार्ड है, नहीं तो बहुत ही इजी है। कहता है कि यहाँ पे ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक दिए गए हैं। एक तो आपको 7935 Br दिया गया है और एक आपको 8135 Br दिया गया है। और आपसे पूछ लिया गया है कि ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान क्या ज्ञात करें। बहुत इजी है लेकिन समझ में नहीं आता है तो इसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो ब्रोमीन परमाणु के जो औसत परमाणु द्रव्यमान, तो दोनों के जोड़ देंगे जो यहाँ पे दिया गया है। एक तो ब्रोमीन को आप जोड़ दीजिएगा, एक तो ब्रोमीन के फर्स्ट वाले समस्थानी को जोड़िएगा और एक आप सेकेंड वाले को, ये भी हमने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में दिया गया था तो हम परसेंटेज से यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, यानी प्रतिशत से भिन्न में चेंज कर दिए हैं और यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा और यहाँ पे हमने दोनों को ऐड कर दिया है। ऐड करने के उपरांत यहाँ पे क्या मिल रहा है कि इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इतना बटा इतना आएगा। जब इसको, कहने का मतलब है मेरा कि जब आप यहाँ पे इस तरीके से करोगे 79 × 100 मल्टीप्लाई 4.49/7/100, हमने एक टर्म को यहाँ पे समझाया, बाकी खुद से आप कर लेना। तो यहाँ पे जब इस तरीके से करोगे तो ये आपको इतना आ जाएगा और जब इसको करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। फिर आगे बात करें तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको 8000.6/100 और जब इसको पूरा सोल्व आउट कर लोगे, जब आप 100 से भागा दे दोगे तो ये आपका जो निकल करके आ जाएगा वो 80.006 U आ जाएगा। तो ध्यान रखना। चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन में कहा है कि एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक एक तो 16/8x और दूसरा का आपका 18/x, बटा नहीं कर सकते हो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बटा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे लिखा गया, ध्यान रखेंगे ये बटा नहीं होगा, बटा नहीं होगा, ठीक है ना, बटा नहीं है। इस तरीके से लिखा जाता है ना 16/8, ठीक है ना, 16/8 कहने का मतलब ये आपका परमाणु संख्या है और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान होता है। ये तो आपको पता ही है ना। इसको नहीं पता है तो आप चैनल पे चेक कीजिए, हम यहाँ पे पढ़ा रखे हैं, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक समस्थानिक को हमने मान लिया कि इसका जो प्रतिशत है, कहने का मतलब 18x को जो मान लिए हैं वो y है और यहाँ पे 16/8 को जो माने हैं वो 100 - y है। प्रतिशत कहने का मतलब 100 होता है ना, तो एक तो आप हमने पूरा 100 मान लिया है और एक मान लिया है कि जो 100 में से घटेगा वही ना सेकंड होगा, तो यहीं पे हमने कर दिया है 100 - y। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 18 गुना y/100 गुना 16 गुना इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने दोनों को रख करके ऐड करा है, तो ऐड करेंगे
तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद जब आगे इसको करेंगे तो ये 18 में y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18y बटा 100 और 16 इसको जैसे था वैसे ही हमने छोड़ दिया इक्वल टू 16.2। ये 16.2 आपको दिया गया है भार बराबर, ठीक है ना। फिर इसको जब पूरा तरीके से करोगे तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेकर के तो ये 18y प्लस 100 से 16 से 100 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 1600, फिर यहाँ से 16y बटा 100 और इक्वल टू इतना। फिर अब यहाँ से करोगे तो 18y प्लस 1600 और ये 100 को इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1620 आ जाएगा। अब यहाँ से 18y में से 16y घटा दोगे तो 2y प्लस 1600 इक्वल टू 1620। जब इसको आगे ले जाओगे तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 2y इक्वल टू आ जाएगा 20 और इसलिए y बराबर 10। अब यहाँ पे कह सकते हो कि जो 18x का प्रतिशत था वो 10%, क्योंकि यहाँ से 10 निकल रहा है, और यहाँ पे 16/8 की बात करें तो 100 में से 10 घटा करके 90%। तो ये आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में बात करा है कि तत्व का z बराबर 3 हो, तत्व का z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, और तत्व का नाम भी लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बात है। यहाँ पे z दिया है, z कहने का मतलब हम तो आपको बता दिए हैं z का मतलब क्या होता है, तो परमाणु संख्या जिसको कह सकते हो, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि z बराबर 3 का तात्पर्य है कि तत्व की परमाणु संख्या 3 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, 3 का क्या निकालोगे, 2 निकालोगे या नहीं, निकलेगा ना। फिर उसी तरीके से अगर बात कर लें तो इसके 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1, ठीक है ना। 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी होगी, 1 हो जाएगी। फिर अगर हम लोग बात करें तो जो z बराबर 3 वाला जो तत्व है उसका नाम लिथियम है, तो आप इस तरीके से इसका भी आंसर लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत है इजी। कह रहा है ना कि 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, x और y करके, ठीक है। प्रोटॉन में x और y दोनों जो दिया गया है वो 6-6 है और न्यूट्रॉन में 6-8 है। यहाँ पे ये भी आपको बताया कि x और y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है और इन दोनों स्पीशीज में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये आपको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका। पहले हम लोग बात करेंगे कि x की जो द्रव्यमान संख्या होगी वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, आपने तो पढ़ा है ना, a बराबर p प्लस n, आपने पढ़ा है ना एक सूत्र, a बराबर p प्लस n, तो p फॉर प्रोटॉन n फॉर न्यूट्रॉन, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12। अगर हम लोग y की द्रव्यमान संख्या निकालें तो यहाँ पे 6 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 14। और आगे बात करा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो समस्थानिक का रिलेशन है। कह रहा है ना कि इन दोनों परमाणु स्पीशीज में परमाणु संख्या समान है, ये आपका रिलेशन निकल रहा है कि क्या है, तो ये दोनों में परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, अतः ये समस्थानिक है। अतः क्या है, देखो यहाँ पे परमाणु संख्या दोनों में सेम है, प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या, लेकिन यहाँ पे जो ये द्रव्यमान संख्या दोनों का आ रहे अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये समस्थानिक हैं। तो इस चीज को यहाँ पे समझ सकते हो, रिलेशन क्या निकलेगा कि इन दोनों में समस्थानिक है, परमाणु संख्या समान है जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, यही इसका रिलेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T, F फॉर फॉल्स होता है और T फॉर ट्रू होता है। फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, क्या ये सत्य है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, गलत। सेकंड में आपसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं इसलिए यह आवेशित होता है। आप जरा सा बात करोगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर कभी न्यूट्रॉन बनेगा नहीं ना, नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है। अब चलते हैं सी पे। सी में कहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 होता है, ठीक है ना।
क्या ये गलत है या सही है। तो यहाँ पे ये आपको सही होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के या प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। फिर उसके बाद डी में कहा है कि आयोडीन के जो समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है वो टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। जरा आप बताओगे क्या इसका उपयोग हम लोग टिंचर आयोडीन बनाने में करते हैं? नहीं ना, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। आयोडीन के समस्थानिक का नहीं, ये गलत चीज है। आयोडीन का जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं घेंघा रोग को ठीक करने में। घेंघा रोग को ठीक करने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 15 से लेकर के 17 तक सही का चिन्ह लगाने हैं और जो गलत हैं उनके सामने गलत के चिन्ह लगाने हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट 15 नंबर क्वेश्चंस में बात करा है कि रदरफोर्ड, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, आप लोग थोड़ा सा सुधार लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे रदरफोर्ड है, ठीक है ना। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए की बात कर ले तो ऑप्शन ए में दिया परमाणु केंद्रक, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी में प्रोटॉन और ऑप्शन डी में न्यूट्रॉन। तो ये जो आपका सही होगा कि अल्फा कण का जो प्रकीर्णन प्रयोग की खोज करा गया था वो परमाणु केंद्रक के लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी 16 पे। 16 कहता है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक में क्या होते हैं? अभी हमने जस्ट आपको पढ़ाया था, क्या समान भौतिक गुण होते हैं, क्या भिन्न भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, क्या न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है, या भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होती है। तो जो समस्थानिक होते हैं ना, उनकी जो परमाणु संख्याएं होती है, उनकी जो परमाणु संख्या होती है वो भिन्न होती है, और जो द्रव्यमान संख्या भी होती है यानी भिन्न भिन्न होती है। तो द्रव्यमान संख्या कहने का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। तो आप यहां से सी पे क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितना है? 16 है, यहाँ पे 8 है, या 17 है, या 18 है। तो क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो आपका 8 हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन है? ऑप्शन ए में 2-8, ऑप्शन बी में 8-2-1, ऑप्शन सी में 2-1-8 और ऑप्शन डी में 2-8-1। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही होगा 2-8-1, ठीक है ना, 2-8-1। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर में आपको सारणी को पूरे करने हैं। तो सारणी तो आपको भैया यहाँ पे भरे भरे मिल जाएंगे। जो रेड कलर से हैं वो अभी भरे गए हैं, यानी वो खाली था, और जो ब्लैक कलर से हैं वो आपको बुक में भर के दिया गया था। तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो, पीडीएफ इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से इसको समझ लेना। जैसे हम फर्स्ट आपको समझा देते हैं। फर्स्ट में कहा है कि परमाणु संख्या 9, द्रव्यमान संख्या 9। तो देखो, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था A बराबर P+N। P का मतलब प्रोटॉन और N का मतलब न्यूट्रॉन, और A का मतलब परमाणु। बताओ जरा, A का मतलब परमाणु संख्या होगा क्या? नहीं, द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। एटॉमिक मास, ये फॉर एटॉमिक मास, ठीक है ना। अब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या यानी 19 दिए गए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे परमाणु संख्या जब 9 दिया गया है, यानी परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन, परमाणु संख्या यानी कहने का मतलब प्रोटॉन, और यहाँ पे जो बचेगा वो आपका क्या होगा? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तो सेम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने 10 भरा है इसमें, और इन दोनों में 9। और ये जो 10 और 9 यानी 19 जो द्रव्यमान संख्या होते हैं, या 9, ये किसका होते हैं? फ्लोरीन का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सारे को देख लीजिएगा। चलते हैं, बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।